वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी सीरियल किलर की स्टोरी सुनी होंगी जिन्होंने बेरहमी से बहुत लोगों की जान ली है, और वैसे ही ये स्टोरी भी है। इसमें भी एक साइको किलर ने करीब 70 से ज़्यादा लोगों की बेरहमी से जान ली है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, इस स्टोरी पर कुछ तो अलग है। इस सीरियल किलर के जुल्म के 180 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसी साइको किलर या बोल सकते हो सीरियल किलर का कटा हुआ सिर आज भी एक जार के अंदर बंद रखा हुआ है। 180 साल बावजूद भी उसका कटा हुआ सिर आज भी इस दुनिया पर मौजूद है। चलिए जानते हैं आखिर कौन था ये सीरियल किलर। दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड दिस पीपल, डियोगो एल्वेस। कहानी स्टार्ट होती है स्पेन से, स्पेन के ग्लेसिया नामक एक शहर से सन 1810, जब डिएगो अपने फैमिली के साथ ग्लेसिया में रहा करता था। और उस टाइम इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रही थी। डियोगो ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। एंड उसके बाद में जब वो 14 या 15 साल का हो जाता है तो उसके पिता उसको पैसे कमाने के लिए पुर्तगाल भेज देते हैं। एंड उस टाइम इसकी एज करीब 14 या 15 साल की हुई होती है। डियोगो पुर्तगाल पहुंच जाता है और पुर्तगाल की राजधानी ग्लेसिया में रहने लगता है। लेकिन वो वहाँ का माहौल देखता है। सबसे पहले उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अमीर ही हैं। डियोगो देखता है कि यहाँ पर जो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। एंड उसके बाद में डियोगो ध्यान से उन लोगों को रिसर्च करके देखता है तो पता चलता है कि वो छोटे मोटे चोर थे जो चोरी करके अपना पेट भर रहे थे। लेकिन वो पेट बस नहीं, वो अपनी बहुत ज़्यादा अय्यासी भी पूरी कर रहे थे। डियोगो जब चोरों को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी इस शहर में बिता रहे हैं, डियोगो भी सोचता है क्यों ना मैं छोटी छोटी चोरियाँ करूँ। मेहनत करने से अच्छा मैं किसी की चीज़ें चोरी करना स्टार्ट कर दूँ। चोरी करने में मुझे भी बहुत ज़्यादा कम मेहनत लगेगी और मैं इन चोरों की तरह अपनी ज़िंदगी भी आराम से जीऊँगा। एंड उसके बाद में डियोगो एल्वेस भी चोरी करना स्टार्ट कर देता है। वो पहले तो छोटी छोटी चोरियाँ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। जब वो देखता है कि चोरी से तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बिना कुछ काम किए, तो वो बहुत ज़्यादा आगे का सोचने लगता है। वो सोचता है क्यों ना मैं लोगों को ही लूटने लगूं, इस तरह मेरे पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। डियोगो ने अब लोगों को लूटना भी स्टार्ट कर दिया था। राह के रास्ते से चलते हुए लोगों को हथियार दिखाकर उनका सामान लूट लेता था और वो लूटे हुए पैसे से कुछ दिन अय्यासी करता था। एंड उसके बाद में जब वो पैसे ख़त्म हो जाते थे तो दूसरे लोगों को लूटने के लिए घर से निकलता था। डियोगो की लालच बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। इस वजह उसने सोचा कि ये छोटी छोटी चोरियाँ छोड़कर वो बड़ा हाथ मारेगा। उसके बाद में डियोगो को लिस्बन शहर में एक बड़ा सा पुल दिखता है। इगुआस लिवरेस एक्वेडक्ट नाम का ये पुल करीब 1 किलोमीटर लंबा था और करीब 213 फीट ऊंचा था। कहा जाए तो कुतुब मीनार से थोड़ा सा ही छोटा था। और इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई देखते देखते ये चीज़ तो पता चल जाती है कि ये 2 शहरों को जोड़ रहा है। लिस्बन शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता था। एंड कहीं ना कहीं लिस्बन शहर के बहुत सारे व्यापारी इसी रास्ते से दूसरे शहर तक जाते थे, या दूसरे शहर के व्यापारी जो लिस्बन शहर पर अपना सामान बेचने के लिए आते थे वो सामान को बेचने के बाद इसी पुल से जाया करते थे। जब ये चीज़ डियोगो को पता चलती है तो उसको ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि अगर वो ये व्यापारियों को लूटेगा तो उसका बहुत दिनों तक का खर्चा आराम से निकल जाएगा। डियोगो को ये कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैं किसी व्यापारी को लूट लूँगा और उस व्यापारी को छोड़ दूँगा तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। डियोगो ने सोचा कि जिस भी इंसान को मैं लूटूंगा तो उसको जान से ही मार दूंगा, इस पुल से नीचे फेंक दूंगा और इस वजह से किसी को भी उस इंसान के बारे में पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही उसने किया। डियोगो ने बहुत सारे किसानों की ऐसे ही जान ले ली। उसने पहले उन लोगों को लूटा और उसके बाद में उसी पुल से नीचे धक्का दे दिया। इतने ऊंचे पुल से गिरने के बाद में कोई भी बच नहीं सकता था। कई बार किसानों के बीच में और डियोगो के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई थी। एंड इसी दौरान डियोगो ने चाकू से उनको घोप घोप कर मार दिया और उसके बाद में उसी पुल से नीचे फेंक दिया। और इसी तरह वो करता गया। वो बहुत सारे किसानों की जान ले चुका था। किसानों के अचानक से गायब होने वाली बात अब शहर में फैल चुकी थी। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान अचानक से गायब हो जाना, ये तो बहुत बड़ी बात। पहले तो लोगों को लगा कि शायद से ही वो लोग लिस्बन शहर पर रहने लगे होंगे और शायद से कुछ दिन बाद वापस आ जाएं। लेकिन उनका इंतज़ार करते करते बहुत सारे दिन बीत गए और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वो लोग गायब हो चुके हैं। एंड इसी तरह वो लोग धीरे धीरे पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं गुमशुदगी की FIR करवाने। और किसानों की गायब होने वाली संख्या बहुत ज़्यादा थी। करीब 30 किसान गायब हो चुके थे और ये सब कुछ डियोगो ने किया था।
उसने ही उन किसानों को बेरहमी से मारकर पुल के नीचे फेंक दिया था। लेकिन ये बात अभी भी किसी को भनक तक नहीं चली थी। पुलिस के पास किसानों के परिजन पहुंचते हैं गुमशुदगी की FIR करवाने। लिस्बन की पुलिस कहती है पहले तो कि शायद से उन लोगों ने खुद ही आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस टाइम किसानों की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने सोचा कि शायद से उन लोगों ने खुद को मार दिया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही पुल के नीचे से कुछ किसानों की लाश मिलती है। इत्तेफाक से उन किसानों के ऊपर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं थे। मतलब कि डिओगो ने उन किसानों के ऊपर हाथापाई नहीं की थी, बल्कि सीधा ही पुल से नीचे फेंक दिया था। और इस वजह से पुलिस वालों को लगा कि शायद से इन लोगों ने खुद से आत्महत्या की है, क्योंकि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। इसलिए पुलिस वालों ने केस को ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया एंड इसको ऐसे ही रहने दिया। लेकिन कुछ दिन और बीतते गए। उसके बाद में पुलिस वालों को और ज़्यादा लाशें मिलने लगी, लेकिन उन लाशों में भी इत्तेफाक से चोट के निशान नहीं थे। एंड कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी अब शक होने लगा था। पुलिस वालों ने सबसे पहले तो पुल को बंद कर दिया एंड अब उस पुल से कोई भी यात्री यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता था। एंड इसी दौरान पुलिस वालों ने नोटिस किया कि अब लोगों की गायब होने की संख्या कम हो रही है, बल्कि अब लोग गायब ही नहीं हो रहे हैं। और इसी प्रकार से पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल चालू की। पुलिस वालों ने उसी पुल के नीचे छानबीन चालू करी। पुलिस वालों को उसी पुल के नीचे से उन्हीं गायब हुए किसानों की लाशें मिली, जिनमें चाकू के निशान। जब जाकर पुलिस वालों की आंखें खुली और उसके बाद में पुलिस वालों ने पूरी तरह से सीरियस इस केस को ले लिया। एंड अब उनको सही से पता था कि कातिल कोई एक है, लेकिन उसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं। मरने वालों की संख्या, किसानों की मरने की संख्या करीब 50 थी। अब पुलिस ने पूरी ईमानदारी से कातिल को ढूंढने में लग गई। डिओगो को समझ में आता है कि पुलिस अब पूरी तरह से ईमानदारी से मुझे ढूंढने में लगी हुई है, तो अगर मैं अंडरग्राउंड नहीं होता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा। और इस तरह डिओगो कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। सन 1836 जब डिओगो ने 6 महीने लगातार इसी पुल पर दहशत मचा कर रखा था एंड उसके बाद में वो करीब 3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया। वो छिप गया। पुलिस वालों को डिओगो का पता तो नहीं चलता, लेकिन 3 साल बाद उस पुल को वापस से खोल दिया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी एंड कहीं ना कहीं डिओगो को भी पता चल जाता है कि अब उसको क्राइम वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बचे हुए पैसे सारे ख़त्म हो चुके थे। एंड उसके बाद में डिओगो सोचता है क्यों ना मैं इस बार अकेले क्राइम ना करूं, मेरा खुद का एक ग्रुप हो। और इस तरह में डिओगो ने कुछ गरीब लोगों को और कुछ छोटे छोटे क्रिमिनलों का एक बड़ा सा गैंग बनाया। और इस बार इसने कुछ भयानक सोच रखा था। उसने इस बार पुल से आने जाने वाले लोगों के ऊपर निशाना न बनाकर लिस्बन शहर में रहने वाले कुछ अमीरों के ऊपर निशाना ताक लिया था। एंड उसके बाद में उन्हीं के घर पर लूट करने के लिए तैयार हो चुका था। एंड अपने ग्रुप को भी उसने कुछ हथियार दे दिए थे। एंड कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा ग्रुप अब इंतजार करता था सही टाइम का। पहले तो डिओगो अपने गैंग के साथ नक्शा समझता था एंड उसके बाद में वहाँ पर रात को जाकर उसके घर की सारी कीमती चीज़ों को, वैल्यूबल चीज़ों को चोरी कर लेता था। एंड उसके घर पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स या जितने लोग रहते थे उनको जान से चाकू घोंप कर मार देता था, क्योंकि उसको सही से पता था कि अगर कोई एक भी इंसान को मैं छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। एंड उसके बाद में वो पूरे के पूरे घर के लोगों को मार देता था एंड पूरी की पूरी चोरी करके वहाँ से भाग जाता था। एंड इस तरह उस घर के सारे लोग के मर जाने की वजह से करीब 2 या 3 दिन बाद लोगों को पता चलता था कि इस घर के सारे लोग मर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर मरने के बाद किसी को ये भी बताने का मौका नहीं मिलता था कि हमारे घर पर ये हुआ है। एंड करीब 2 या 3 दिन तक उन लोगों की लाशें उसी घर पर पड़ी रहती थी। एंड इस तरह उसने कई घरों को लूटा और इस तरह से वापस से लिस्बन शहर में वापस से खौफ फैल चुका था। 3 साल बाद वैसे ही क्राइम होना चालू हो चुका था। लेकिन इस बार किसानों की बात नहीं थी, बात थी बड़े अमीर लोगों की। एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस शहर पर हर दूसरे दिन यही हो रहा था। धीरे धीरे ये क्राइम की संख्या बढ़ती चली गई। डिओगो घर को लूट कर उसके घर के इंसानों को मार कर दूसरे शहर भाग जाता था, जहाँ पर उसने अड्डा बना रखा था। इस वजह से पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस वहाँ तक पहुँचती थी जब तक वो दूसरे शहर तक भाग जाते थे।
लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। डियोगो और उसकी गैंग के साथ वो एक घर में घुस जाते हैं और ये घर एक डॉक्टर का था एंड कहीं ना कहीं इस घर पर 4 लोग मौजूद होते हैं। ये लोग पहले तो उस घर की सारी चीज़ों को चोरी कर लेते हैं एंड उसके बाद में वहाँ पर जितने लोग होते हैं उनकी बेरहमी से जान ले लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये घर एक डॉक्टर का था, तो वहाँ पर मरीज आते जाते रहते थे और इस तरह जब वो लोग क्राइम कर चुके थे तो अचानक से वहाँ पर एक मरीज आ गया और वो आते ही पहले तो पुलिस को कॉल लगा दी। लेकिन जब तक डियोगो और उसकी गैंग भाग चुकी थी, लेकिन पुलिस अब पूरे के पूरे शहर पर बंदी लगा दी एंड इस तरह उन लोगों का शहर से भागना मुश्किल हो चुका था। एंड कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने उसकी गैंग को और उसको ढूंढ निकाला। पहले तो जब वो गैंग के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये गैंग एक नॉर्मल सी गैंग लग रही है। दिखने में तो नहीं लगता कि बहुत बड़े क्रिमिनल हो सकते हैं, लेकिन जब वो लोग इनकी छानबीन करते हैं तो उनको बहुत सारे गहने मिलते हैं और इस तरह पुलिस वालों को सच में पता चल जाता है कि आखिर ये वही लोग हैं जो इतने लोगों की जान ले चुके हैं। सबसे पहले तो वो गैंग वाले लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा लीडर कौन है, और वो सारे के सारे लोग पहले तो बहुत देर तक मना करते हैं एंड उसके बाद में थोड़ी सी मारपीट में वो लोग अपने बॉस की तरफ इशारा करते हैं और कोने में खड़ा एक लड़का डियोगो, जो काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा लग रहा था, दिखने में तो नहीं लग रहा था कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये इन लोगों का बॉस है तो उसके पास जाते हैं एंड थोड़ी सी मारपीट में सारा कुछ उगलवा लेते हैं। डियोगो बहुत बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही मार पर वो सारी चीज़ों को उगल देता। सब गैंग के मेंबर और उसके बॉस ने अपना जुल्म कबूल लिया था और इस तरह 1840 में 1 साल तक कोर्ट कचहरी होने के बाद इनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है एंड इस तरह लिस्बन शहर के लोगों को तसल्ली मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लिस्बन शहर के लोग उससे तड़पता हुआ देखना चाहते थे। 19 फरवरी 1840 में उसको पब्लिक के सामने फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि कुछ साइंटिस्टों ने पहले से ही सरकार से यह आवेदन कर रखा था कि उनको डियोगो का कटा हुआ सिर चाहिए, क्योंकि उनको रिसर्च करनी है कि आखिर ऐसे सीरियल किलर जो बेरहमी से इतने लोगों की जान ले लेते हैं, आखिर इनके दिमाग पर क्या चलता है। और इस तरह सरकार ने भी उनकी अर्जी को स्वीकार किया और फांसी के बाद में तुरंत ही डियोगो का सर काट कर उन साइंटिस्टों के हाथ पर सौंप दिया गया। साइंटिस्ट ने उसके सिर पर बहुत सारी रिसर्च भी किए, लेकिन नतीजा तो नहीं पता। लेकिन आज भी उस सिर को एक कांच के जार के अंदर कुछ केमिकल के साथ उसको प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी ये जार लिस्बन शहर के फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी पर रख दिया गया और आज भी उसका कटा हुआ सिर उसी जार के अंदर बंद रखा हुआ है और इस दुनिया पर 180 साल के बावजूद भी संभाल कर रखा हुआ है। तो ये थी डियोगो सीरियल किलर की स्टोरी, जिसने करीब 70 लोगों की जान ली है, लेकिन आज भी उसका कटा हुआ सिर इस दुनिया पर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर, बी सेफ एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छा मिलेगा। बाय बाय, थोड़ा सपोर्ट करो, ओके, बाय बाय।